मतलब डर बना रहेगा तो अच्छा रहेगा मैथमेटिक्स के लिए। मैं तो बोलूँ हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत तो डर बना रहे तो अच्छी बात है, लेकिन डर को इतना भी ज्यादा मतलब नहीं लो कि वही उसके बाद हम डर के नीचे हम दब जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। और मैं सही में बोलूं तो आपको यदि ये जो सीएमए की एग्जाम का मैथमेटिक्स जो है वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये समझ के चलो कि आपके पास थोड़ा बहुत कॉमन मैथमेटिकल नॉलेज है तो काम हो जाएगा। सर ये आप जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा वेग टर्म है, स्पेसिफाई करके बोलो कि कितना होना चाहिए नॉलेज। तो थोड़ा मतलब कितना थोड़ा, मतलब जैसे मुझे सर सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन बस इतना ही आता है, या फिर स्क्वायरिंग या फिर स्क्वायर रूटिंग, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यदि सिर्फ मुझे इतना आता है तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि चलो भाई कितना थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत कितना, इतना थोड़ा चलेगा, तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ इतना नहीं चलेगा, हाँ लेकिन ये तो आना ही चाहिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये सब तो पता होना ही चाहिए, एंड विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर का यूज करने में स्टूडेंट ज्यादा जो गलती करते हैं, लोगों को कैलकुलेटर यूज करना भी नहीं आता। क्या बात करते हो सर, हम तो अच्छी तरीके से यूज कर लेते, 100%। ये प्रॉपर नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को। मतलब आपको एक रूल पढ़ा होगा कहीं पर, ये पता होना चाहिए तो ही आप कैलकुलेटर प्रॉपरली यूज कर पाओगे। जैसे आपको ऐसा बोला जाए कि 3 into 2 minus 7 divide by 5 whole upon 3 into 5 into 9। तो जो लिखा है उससे नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेटर उठाया 3, कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिखा 3, फिर इनटू, फिर 2, फिर माइनस, फिर 7, फिर डिवाइड, फिर 5, फिर डिवाइड 3 इंटू 5 इंटू 9, बस कैलकुलेटर का यूज किया, कुछ नहीं हो पाएगा। अब जो भी आंसर निकालो, जो भी विद कैलकुलेटर आपने गलत आंसर निकाला है। मतलब कैलकुलेटर का यूज करना है लेकिन बॉडमास का रूल पता होना चाहिए। मतलब सर मतलब ये कि भाई ये 3 इंटू 2 6, कैलकुलेटर से करो तो कैलकुलेटर से, ओरली करो तो ओरल, लेकिन पहले ये काम करना है। -7/5, और ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन पहले लिख के रखो। कितना हो रहा है भाई ये 135। हाँ फिर 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 तो 30 माइनस 7 होल डिवाइड बाय 5, और उसके भी डिवीजन में 135, तो ये 23 डिवाइड बाय 135 इंटू 5। ये कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा। हाँ तो करो, कितना हो रहा है करो। चलिए 675, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और यदि मैं इसको 23 जो है 675 0 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आ रहा है उस हिसाब से लिखूं तो उसको बोलते हैं डेसिमल। ये क्या है भाई फ्रैक्शन। और यदि मैं इसको कन्वर्ट करके लिखूं तो वो हो जाता है डेसिमल। तो कहने का ये मतलब है कि हमें यस बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूटिंग, क्यूबिंग, ये सब आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यस ये तो जरूरी है ही। बोडमास का रूल भी पता होना चाहिए, और फ्रैक्शन के साथ जब डील करना हो ऐसे सिंप्लीफिकेशन, तो किसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, फिर एलसीएम का यूज कैसे करना है,
कई लोग बोलते वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, ये सब चीजें तो मालूम होनी चाहिए। हाँ तो चलो ये भी सर समझ में आ गया कि क्या क्या मालूम होना चाहिए उसमें। तो एक तो ये पता चल गया, बॉड मास पता होना चाहिए, बेसिक ऑपरेशंस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नंबर 3, सिंपल कैलकुलेशन या कैलकुलेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन, ये समझ के चलो। एक तो सिंप्लीफिकेशन पता होना चाहिए, जिसमें हम पहले ब्रैकेट के साथ डील करेंगे, फिर बॉड मास वाला है ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करना है। हाँ बिल्कुल करना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। इसके अलावा एक्सपांशन एंड फैक्टराइजेशन पता है, फैक्टराइजेशन भी पता होना चाहिए, और रिवर्स केस ही है तो साथ ही लिख देते हैं एक्सपांशन। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक। a प्लस बी होल क्यूब या a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी का एक्सपांशन करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये जो बेसिक है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन और एक्सपांशन के बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं, आप टेक्निकली उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये सब आइडेंटिटी हमें मालूम होनी चाहिए और उसको प्रॉपरली अप्लाई कर सके वो पोजीशन में होने चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा हमें पावर या इंडाइसिस या फिर फैक्टोरियल के जो बेसिक ऑपरेशन है कैलकुलेशन के लिए, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। अब इतना मालूम है तो चलो ये काम हम कर सकते हैं, मतलब सीएमए के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो मैथमेटिक्स का करना है वो कर सकते हैं। इनमें से कहीं किसी को किसी लेवल पर डाउट है तो वो बता सकता है कि सर ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें तो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं होगी, ये तो सबको पता ही होगा। तो इसका ये मतलब है कि यदि इतना कुछ मालूम है तो हम बिल्कुल यस ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, पूरे मार्क्स ला सकते हैं। क्या बात है, 100 आउट ऑफ 100 ड्रीम कर सकते हैं बिल्कुल। ये ड्रीम नहीं रियल ड्रीम है, टेंशन मत करो। इतनी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है तो सर ये तो मालूम है, तो अब क्या करें, आगे बढ़े। कितना आगे बढ़ेंगे भाई, बहुत ज्यादा, इतना ही लेना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और सर कौन सा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा यूजफुल जो टॉपिक है, अब ना सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट को, हर इंसान को जो भी पैसों के साथ डील करता है, मतलब ऐसा कोई है जो पैसों के साथ डील नहीं करता, ऐसा कोई इंसान तो पता नहीं। लेकिन जो इंसान जिसको दुनिया में कभी भी पैसे की जरूरत है या पैसा चाहिए, जो मनी के साथ डील करता है, वो सभी को जानने की जरूरत हो ऐसा एक मैथमेटिक्स है। और वो मैथमेटिक्स को बोलते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं भाई, तो हम वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आज पढ़ने वाले हैं। सर वो क्या है, वर्ड तो आप ऐसा बोलते हो जैसे कुछ बहुत बड़ा होगा, हाँ बाद में आपको पता चलेगा ये कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हर एक के लिए, कोई बाकी नहीं है कि इसको समझे बिना अपना लाइफ पास कर सके। जीवन में इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई, दुनिया में हमेशा कभी भी आप देखोगे दो तरीके के इंसान आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो अपनी जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे हैं,
और कुछ ऐसे होंगे कि जो जरूरत है उससे कम कमा रहे हैं, जिसको आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हो भाई, डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ या इनकम बोलो या जो भी बोलो, पैरिटी नहीं होती, डिस्पैरिटी होती है। किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, पैसों की बात कर रहे हैं। किसी के पास पैसा ज्यादा है तो कुछ और चीज कम होगी, किसी के पास और कुछ चीज कम होगी, रिलेशंस कम होंगे, या फिर क्या बोले हेल्थ का इश्यूज होगा, ऐसा हो सकता है। तो लोग तो ये बोलते हैं दुनिया में, लेकिन वो फिलोसॉफी की बात है कि भाई क्या हर एक बंदे को बैलेंस करके दिया है भगवान ने, ना किसी को कुछ ज्यादा दिया है ना किसी को कुछ कम दिया है, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ फाइनेंस के सेंस में। तो फाइनेंस में दो तरीके के लोग हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिसके पास अपनी जरूरत से कुछ ज्यादा पैसा है, और ऐसे कुछ लोग हैं जिसके पास अपनी जरूरत से कुछ कम पैसा है। अब होता क्या है, तो दो लोग का नाम भी लिख लो सर। एक का नाम हम रखते हैं मिस्टर सुखी, और दूसरा लेते हैं मिस्टर दुखी। ये सुखी है, और ये दुखी है। मिस्टर सुखी और मिस्टर दुखी। अब मिस्टर सुखी के पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसे है, मतलब वो कितना भी जरूरत एक्सपांड कर दे तो भी इसके पास कुछ ना कुछ तो बचता ही है, मतलब उसके पास अच्छे खासे पैसे है। और ये दुखी जो है उसको जरूरत से कम पैसे है। अब दुनिया में ये तो चलता ही रहता है, और इसी की वजह से तो ट्रांजैक्शन होना शुरू हुआ। कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ कि अभी मिस्टर दुखी ने बोला कि भाई मिस्टर सुखी, पैसों की तेरे को क्या कमी है, तो कोई कमी नहीं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है और बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी या जो भी बोलो, कुछ है अर्जेंट रिक्वायरमेंट। एक काम करो ना भाई, मैं 5,000 रुपए की जरूरत आप पूरी करो मेरी। तो मिस्टर सुखी मिस्टर दुखी को 5,000 रुपीज दे सकता है। उसके अगेंस्ट मिस्टर दुखी ने बोला देखो ये 5,000 मुझे दे दो विथ फर्म गारंटी, आप टेंशन मत करो, पूरी गारंटी है। आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years मैं ये 5,000 रिटर्न कर दूंगा। टेंशन मत लेना, 2 साल के बाद वापस। तुम्हारे पास तो ऐसे भी एक्स्ट्रा पैसे, अभी मेरी जरूरत है तो मुझे 5,000 दे दो और मैं 2 साल के बाद वापस दे दूंगा। किसी को लगा कि ये ट्रांजेक्शन कुछ मजा नहीं सर, 5,000 क्या 50,000 रखो ना तो क्या अच्छा लगेगा। तो चलो हो सकता है कि सोचने के लिए आपको छोटी फिगर अच्छी नहीं लगती, तो बड़ी फिगर ले लेते हैं थोड़ी बहुत। अब ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर सुखी मिस्टर दुखी को 50,000 का लोन दे रहा है, या फिर जो भी समझो, ठीक है, एडवांस दे रहा है। और इन रिटर्न दुखी ने बोला कि 2 साल के बाद मैं 50,000 वापस दे रहा हूं। और हो सकता है ये ट्रांजेक्शन 2 साल के बाद इस तरीके से वो रिवर्स भी हो जाए। अब आप ये पूरे ट्रांजेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या ये फेयर ट्रांजेक्शन है? फेयरनेस नहीं है। क्यों नहीं है? रिटर्न तो 50,000 में रिटर्न 50 ही तो ले रहा है, और क्या कर रहा है? 2 साल के बाद ले रहा है। हाँ हाँ, इतने सारे इश्यूज आ गए भाई, देखो बराबर है। तो ब्लॉक हो गए, लेकिन उसके पास क्या प्रॉब्लम, बहुत पैसा है, 50,000 या 5 लाख भी ब्लॉक हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी जो हैसियत है वो हिसाब से ही सोचो। तो मुझे बताइए कि फिर भी आपने बोला कि सर जो भी है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि ये कोई फेयरनेस है, ट्रांजेक्शन की फेयरनेस नहीं है।
ट्रांजैक्शन की फेयरनेस कब होगी? सर ये 50,000 ही वापस करेगा, उसके बजाय 50,000 तो देना ही चाहिए, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ये जो कुछ एक्स्ट्रा है, इसको जब भी आपने बोला कि टेक्निकल लैंग्वेज में बिल्कुल परफेक्ट बोल दिया। क्या बोला आपने भाई? सर वो एक्स्ट्रा जो है ना, उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बिल्कुल आप सही हो। ये जो एक्स्ट्रा है, जो इंटरेस्ट है, वो क्यों देने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन नहीं देते तो क्या फर्क पड़ता था? तो जो आप सोच रहे हो वो मुझे बताइए कि ये एक्स्ट्रा की जरूरत क्या है? 50,000 के अगेंस्ट 50,000 दे देते हैं, तो एक्स्ट्रा की जरूरत क्या क्यों है? ट्रांजैक्शन की सर फेयरनेस मेंटेन करने के लिए। हाँ, तो लेकिन एक्स्ट्रा से फेयरनेस कैसे आ गई, वही आपको बताना है कि क्यों ये एक्स्ट्रा की जरूरत है। 50,000 जो है સુખી માટે 50,000 ની સામે એક્સ્ટ્રા ઇન્ટરેસ્ટ બેનિફિટ લેશે, પણ ના લે કેમ? લેવાનું કેમ જરૂર છે? हाँ 50,000 दे दिया, बिल्कुल बराबर। 50,000 वापस दिए तो क्या फायदा? ऐसा बोल रहा है। 50,000 का सर्विस का 50,000 वापस दे दिए तो चलेगा? कुछ तो रिटर्न सर्विस चार्ज, ओके। लेकिन 50,000 का सर्विस चार्ज कितना होगा? 50,000 का वापस 50,000 दे दिया, क्या सर्विस उसमें? तुम मैंने जितना लिया उतना तो वापस दे रहा हूँ, अभी क्या है? सर्विस तो उतनी ही दी ना, 50 की थी, मैंने 50 वापस दे दिया। अच्छा अच्छा, एक ये पॉइंट थोड़ा अभी वैलिड हुआ कि हाँ भाई, कहीं और हम ये पैसा डालते, मतलब सुखी किसी और जगह पर रखता, तो थोड़ा बहुत तो उसमें मतलब थोड़ा इजाफा होता। कितना होता पता नहीं, लेकिन थोड़ा, मतलब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है? नहीं वो तो बराबर है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहीं पर ये वर्ड सुना है? दुनिया में ऐसे भी वर्ड होते हैं, कभी कभी पहली बार सुनाई देते हैं, लेकिन आप सुन के आए तो अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये एक चीज है कि वो सोच सकता है कि देख भाई दुखी, बुरा मत लगाना, मैं 50,000 तो तुम्हें दे रहा हूं, इन रिटर्न 2 साल के बाद तुम 50,000 मुझे दोगे, तो बराबर है, तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन ये 50,000 मैं यदि तुम्हें ना दूं और कहीं और जगह पर मैं इन्वेस्ट करूं, मेरे बिजनेस में या बैंक में या कहीं और स्टॉक मार्केट में या जो भी है, तो हो सकता है कि मुझे कुछ बेनिफिट होगा। तो मैं 50,000 के अगेंस्ट तो 50,000 ही लूंगा, तो वो जो बेनिफिट हो सकता था, शायद वो बेनिफिट जो मुझे मिल सकता था उसको मैं लॉस कर रहा हूं। मतलब ये एक बेनिफिट का लॉस है, इसीलिए लॉस है क्योंकि वो 50,000 मैंने तुम्हें दे दिए। यदि मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करता तो बेस्ट पॉसिबल मैनर में कुछ ना कुछ करके 2 साल में मैं 10,000 रुपया तो इसमें से कमा लेता। अब तुमको मैंने दे दिया, तो वो जो मेरे कमाने का अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी में घुमा रहा हूं। वो अपॉर्चुनिटी का जो लॉस है, अपॉर्चुनिटी उसकी तो एक कॉस्ट होगी ना, जो मेरे पर आ रही है। और यदि तुम उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो तो मैं 50,000 देने के लिए मैं तैयार हूं। मतलब वो सोच ये रहा है कि हाँ भाई, तो वो कॉम्पनसेट तुम करो, अदरवाइज मैं तुम्हें देके अपना 10,000 का लॉस क्यों करूं? 50 तो तुम वापस दे रहे हो, लेकिन वो 10 का क्या जो मैं कमा सकता था। तो वो जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कॉस्ट तुम्हें बेयर करनी पड़ेगी। बुरा मत लगाना। दुखी ने बोला क्या बुरा लगाने का, पैसा ही तो चाहिए हमको, तो आज के दौर पर मुझे पैसा चाहिए कुछ भी हालत में, देखा जाएगा बाद में। तो एक तो ये रीजन आपने बिल्कुल बढ़िया बोला कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
दूसरा भी एक रीजन हो सकता है जो आप यदि सोच सको तो, ये बिल्कुल सही बोला इसने, बिल्कुल सही। तो एक तो रीजन है इन्फ्लेशन। देख भाई, रूपी टुडे इज नॉट इक्वल टू रूपी टुमारो। आज से कई साल पहले हमारे दादा दादी नाना नानी बोलते थे कि भाई हमारी सैलरी तो 200 रुपये थी और 150 रुपये में तो हम इतना सारा सामान लेके आते थे, गोल्ड भी ले आते थे और ज्वेलरी भी ले आते थे और कितना सारा मतलब ग्रोसरीज और ये सब आता था 150 रुपये में। और आज 150 रुपये लेके जाओ तो क्या आता है? तो कुछ नहीं आता। ठीक है, एक झोली भी खाली रहती है। कहने का ये मतलब है कि नॉमिनल वैल्यू जो मनी का है वो 150 ही है, लेकिन इसका रियल वैल्यू कम हो गया है। उसकी परचेजिंग पावर, पैसे की 1 रुपये का परचेजिंग पावर पहले था, उसके बजाय आज कम हुआ है और आज है उससे कम होगा फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है दुनिया में और हर जगह पर। डिफ्लेशनरी ट्रेंड हो तो रिवर्स केस हो सकता है, लेकिन समय का चक्कर उल्टा कभी घूमता नहीं है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ही रहता है। रेयर केस में डिफ्लेशनरी ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में आप बोलेगे कि वो तो एक एक्सेप्शन है। लेकिन ज्यादातर आप जो भी पढ़ के आगे बढ़ रहे हो आपको पता है कि भाई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ही रहता है। तो आज जो मैंने तुम्हें 50,000 दिया, ये 50,000 में मान लीजिए कि पेट्रोल कितना आएगा वो आप देख लो। फिर 2 साल के बाद पेट्रोल की प्राइस देखेंगे, फिर 50,000 में 2 साल के बाद, आज मान लीजिए कि पेट्रोल 100 रुपये में मिल रहा है, 2 साल के बाद यदि वो 120 का हो गया तो आप 100 रुपये का मतलब ले लो कि 50,000 में 100 रुपये की बात करें तो 500 लीटर पेट्रोल हम आज परचेस कर सकते हैं। 2 साल के बाद मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम मुझे 50,000 दो, मैं बोलूंगा 500 लीटर की अमाउंट वापस करो। ठीक है, तो ये 120 इंटू 500 तो ये हो रहा है 60,000। वो 10,000 जो एक्स्ट्रा था ना, मैंने कहीं और जगह पर इन्वेस्ट किया होता तो मुझे 10,000 मिल सकता था, वो छोड़ो, चलो तुम्हारे लिए मैं और इन्वेस्टमेंट छोड़ देता हूं। लेकिन प्राइस ही इतनी बढ़ गई है कि वो 50,000 की बजाय अभी उतना ही पेट्रोल लेने जाओ तो 60,000 हो रहा है। तो इसीलिए तो 10,000 दे दो, ज्यादा नहीं तो। मैं एक्स्ट्रा जो 10,000 डिमांड कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं? तो 10,000 की डिमांड मैं इसलिए कर रहा हूं भाई कि देखो 2 साल में यही आपके सामने फिगर है, ये 100 था, ये 120 हो गए। अब मैं ये नहीं बोलता कि तुम मुझे 50,000 वापस दो, मैं तो ये बोलता हूँ आज तुम 500 लीटर पेट्रोल मेरे पास से ले रहे हो, वापस 500 लीटर कर दो, बस इतनी बात है, छोटी सी बात है। मान जाओ भाई दुखी। दुखी ने बोला हाँ ये भी बात तो सही है, डिमांड जो कर रहा है उसके पीछे उसका एक लॉजिक है। तो दोनों लॉजिक हुए। और कोई सोच सकता है, और भी रीजन दे सकते हैं, तीसरा एक रीजन भी है, सोचना तो पड़ेगा। तीसरा क्या रीजन हो सकता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रीजन है जिसमें एक्स्ट्रा डिमांड करने का राइट बनता है। इन्फ्लेशन एक रीजन है, एक्स्ट्रा डिमांड करने का राइट बनता है। तीसरा क्या रीजन है जो एक्स्ट्रा डिमांड करने का राइट बनता है, ऐसा बोल सकते हैं? क्या सोच सकते हो? ऑनलाइन, ऑनलाइन में 2 ही लोग हैं आज। ठीक है, ओके। तो तीसरा रीजन है और वो है रिस्क प्रीमियम। सर ये क्या है? देखो, मैंने तुम्हें 50,000 दिए, फर्म गारंटी तुम बोल रहे हो, लेकिन 2 साल एक ऐसा पीरियड है जिसमें कुछ भी हो सकता है।
हो सकता है कि तुम वापस करना चाहते हो लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी डेवलप ना हुई। हो सकता है कैपेसिटी डेवलप हो गई लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं आके तुम्हारे पास से पैसा नहीं ले सकता, या कोई भी, मतलब ये कोरोना वोरोना जैसा सिचुएशन हो गया था बीच में, तो कोई भी मतलब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, इवेंट हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, एक्शन हमारे कंट्रोल में। तो कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिस हैपनिंग हो गया, शायद तुम ना रहो, शायद मैं ना रहूं, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये एक रिस्क लेके मैं चल रहा हूं। बंदा रिस्क ले रहा है तो थोड़ा तो ज्यादा उसका चार्ज तो लेगा ना, उसका प्रीमियम लेगा। ऐसे तुम्हारे जैसे मैं 10 लोगों को मान लो मैं पैसे दे रहा हूं, हो सकता है कि 10 में से एक बंदा ऐसा निकले कि जो मुझे रिटर्न ना करे, तो उसका जो लॉस है मुझे तो 10 लोगों पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो रिस्क हो सकता है तुम्हारे में रिस्क ना हो, लेकिन मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं, मैं तो सुखी हूं, दुखी तो बहुत लोग हैं। तो जितने लोग मेरे पास आते हैं वो सबको मैं कुछ ना कुछ इस तरीके से पैसे देता रहूंगा। तो हो सकता है 10 में से एक तो ऐसा निकलेगा कि जिसकी वजह से मुझे लॉस जाएगा। तो वो लॉस मैं कहां से कॉम्पनसेट करूं? तो ऐसे जो गुड डेटर है आप जैसे, मतलब दुखी, ये जो दुखी है वन, दुखी वन, तो उन्हीं में से मुझे कहीं ना कहीं तो कलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा तुम एक्स्ट्रा दे दो, हर एक के पास मैं थोड़ा थोड़ा लेके अपना रिस्क जो है बस उसको कॉम्पनसेट कर रहा हूं। सिर्फ तुम्हारे पास से नहीं ले रहा हूं, ऐसे हर एक के पास से ले रहा हूं। और ऐसे 10 में से एक तो ऐसा होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मुझे वापस नहीं करेगा, जो बेसिक अमाउंट है वो भी। तो वो लॉस को तो कहीं मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज भाई बुरा मत लगाओ, एक रिस्क भी मैं ले रहा हूं, और वो रिस्क का तो कुछ ना कुछ प्रीमियम रहेगा, बस वो रिस्क की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये तीसरा रीजन हुआ। और लास्ट एक चौथा रीजन भी है, पर अभी चौथा भी है इसमें। हाँ है। जो पहली बार जो शायद आप बोलना चाहते थे वो वही रीजन था कि भाई देखो मैंने 50,000 तुम्हें दे दिए, आज यदि मैं तुम्हें 50,000 दे रहा हूं, मतलब मेरे पास जो पैसे हैं उसको मैं दो तरीकों में डिवाइड करता हूं, कि मेरा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। याद है ना भाई, ये दो चीज होती है। सेविंग का मतलब ही होता है फ्यूचर कंजम्पशन, हाँ या ना? थोड़ा इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में आ गए लेकिन बात वही है। इसका मतलब मेरे पास जो फ्यूचर कंजम्पशन के लिए पैसा है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, या हो सकता है कि मेरे जो अभी का मेरा जो कंजम्पशन है अभी का, वो मैं थोड़ा रिड्यूस कर रहा हूं। बात तो वही हुई। यदि ये 50,000 मेरे पास होते, यदि ये 50,000 मेरे पास होते तो मैं अपनी नीड कुछ है वो सेटिस्फाई कर पाता। ये नीड में सेटिस्फाई अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मतलब मैं अपनी जो नीड है वो सेटिस्फाई करने के लिए 2 साल तक वेटिंग करने वाला हूं। जब तुम वापस मुझे पैसा दोगे तब मैं वो नीड सेटिस्फाई करूंगा। तो जो मैंने मेरा वेटिंग पीरियड है, मतलब मैंने ये जो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया, अपनी नीड को सेटिस्फाई नहीं करते हुए मेरी नीड को सेक्रीफाइस करके तुम्हारी नीड को प्रेफरेंस दिया। प्रेफरेंस किसको दिया? तुम्हारी नीड को। वो प्रेफरेंस के लिए भी मुझे कुछ पैसे चाहिए। यस, ऑनलाइन बोल रहा है देवांग। ओके, तो सेटअप ये है कि हाँ भाई मैंने अपनी नीड को प्रेफरेंस नहीं दिया और तुम्हारी नीड को प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो सीधी बात है कि भाई उसका तो कुछ तो एक्स्ट्रा लगेगा ना। तुम्हारी नीड को प्रेफरेंस दे रहा हूं, अपनी नीड का सेक्रीफाइस देके, तो वो सेक्रिफिकेशन की भी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी कि नहीं होगी? हाँ भाई वो सेक्रीफाइस की एक कॉस्ट तो है। इसका मतलब प्रेफरेंस कॉस्ट, क्या कॉस्ट हुआ भाई? ये
नीड का प्रेफरेंस, और किसकी नीड को प्रेफरेंस दिया? दुखी की नीड को प्रेफरेंस दिया। और ये जो प्रेफरेंस कॉस्ट है, ये सब मिला के कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा हूं भाई। देख अभी तुझको जो लॉजिक अच्छा लगे वो ले ले। 4 मेरे पास रीजन है, वैसे तो चारों वैलिड रीजन है, लेकिन तू किसको अच्छा मानता है वो मान के बस एक्स्ट्रा दे देना 10,000। 2 साल के बाद जब तुम आओ तो 50 नहीं, मुझे 60,000 देना। ये जो 10,000 एक्स्ट्रा मैं मांग रहा हूं, इसके ये सब रीजन है और यही इंटरेस्ट है। तो ये जो रीजन है उसको बोलते हैं वाई इंटरेस्ट, रीजंस फॉर इंटरेस्ट। तो ये 4 रीजन समझ में आ गया भाई। चारों के रीजन, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कहीं और इन्वेस्ट करते तो ज्यादा पैसा मिल सकता था। इन्फ्लेशन जो डे बाय डे मनी की वैल्यू कम कर रहा है, उतना पेट्रोल ही मुझे चाहिए ऐसा मान लो, तो पैसा तो ज्यादा लगेगा, तो वो मुझे दे दो। रिस्क, तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं, यदि मुझे वापस नहीं मिले पैसे तो मैं रिस्क ले रहा हूं, तो रिस्क का चार्ज लूंगा। और तुम्हारी नीड को प्रेफरेंस दे रहा हूं, मेरी नीड को छोड़ के वो सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस का तो कॉस्ट का कुछ तो कॉस्ट होगी, तो ये प्रेफरेंस कॉस्ट के हिसाब से ये चारों को मिला के अब हम इंटरेस्ट दे सकते हो। तो ठीक है, दुखी ने बोला चलो भाई इतना सारा कुछ बोल रहा है कौन इसमें जाए, ले लेना भाई 10,000 ज्यादा, छोड़ दो 2 साल के बाद। तो यहाँ पर ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो रिटर्न करेगा 50,000 नॉट ओनली बट प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट 10,000 तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी हो सकती है। ये ट्रांजेक्शन की फेयरनेस है। और जब ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अब आपको मैं एक दो चीज और कर दूं, कुछ टेक्निकल टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सर टेक्निकल टर्म्स? टेक्निकल टर्म्स में ये है कि भाई मिस्टर सुखी, जिसने मिस्टर दुखी को 50,000 रुपया दिया, ये जो 50,000 है, जो अमाउंट बेस अमाउंट जिस पर ट्रांजेक्शन हुआ है लैंडिंग का, ठीक है, या बोरोइंग का, ये जो ट्रांजेक्शन जो 50,000 है वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल या प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई प्रिंसिपल अमाउंट? तो ये 50,000 रुपीज। कौन किसको दे रहा है भाई? सुखी 50,000 रुपीज। मिस्टर सुखी लैंड मनी वर्थ रुपीज 50,000 टू मिस्टर दुखी। तो ये जो मिस्टर सुखी है उसको हम बोलेंगे लैंडर। लैंडर कौन हुआ भाई? और दुखी ने 50,000 बोरो किए सुखी के पास से, तो उसको हम बोलेंगे बोरोवर। बोरोवर कौन है भाई? मिस्टर दुखी बोरोवर है। प्रिंसिपल अमाउंट, लेंडर, बोरोवर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है भाई समथिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। और हमारे यहाँ ये जो एक्स्ट्रा है हमारे डिस्कशन में वो 10,000 है जिसकी हमने बात की। ये जो पीरियड है जिसके बाद वो ट्रांजैक्शन रिटर्न मतलब अमाउंट रिटर्न करेगा, ठीक है, वो अमाउंट कितनी होगी? 50,000 प्लस इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट और जस्ट अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब हमारे हिसाब से ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। और टर्म, टर्म मतलब पीरियड, जो पीरियड के लिए वो मनी लेंडिंग या फिर एक अमाउंट जो है वो दुखी के पास रही और फिर वापस हुई, तो वो जो पीरियड है उसको बोलते हैं टर्म। और वो टर्म का मतलब है 2 इयर्स। प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, टर्म क्या है, लेंडर क्या है, बोरोवर क्या है, क्या ये सब समझ में आ गया आपको ये ट्रांजैक्शन से? ओके। इसके बाद एक नई टर्म भी है जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुई है अभी तक के, लेकिन वो याद रखनी पड़ेगी, और वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब
परसेंटेज एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा तो है लेकिन परसेंटेज एक्स्ट्रा ऑन प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ऐसा ट्रांजैक्शन में अभी जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखिए। मिस्टर सुखी lends ₹50,000 to Mr. Dukhi for 2 years at 10% interest. Mr. Sukhi lends ₹50,000 to Mr. Dukhi for 2 years at 10% per annum interest. ओ, ये दोनों में फर्क है भाई। तो टाइम पास के लिए तो मैं लिख नहीं रहा था, कुछ फर्क तो है ही। तो अब ये जो चीजें है, मतलब वो जो नाम है, लेंडर मिस्टर सुखी, बोरोवर मिस्टर दुखी, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। फर्स्ट केस में लेंडर, बोरोवर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, केस 1 और केस 2। चलिए केस 1 की बात करते हैं। लेंडर मिस्टर सुखी, बोरोवर दुखी, प्रिंसिपल अमाउंट 50,000, इंटरेस्ट 5,000 और एक चीज रह गई टर्म। हाँ, अमाउंट हो गई 55,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म 2 years। सेकंड केस, लेंडर सुखी, बोरोवर, प्रिंसिपल अमाउंट, interest will become 10,000, accumulated amount 60,000, rate of interest 10% नहीं, 10% आपने सही बोला, पर एनम, टर्म। तो लैंग्वेज में पढ़ना है आपको कि भाई इंटरेस्ट सिर्फ लिखा है या इंटरेस्ट का रेट पर एनम लिखा है, उस हिसाब से पीरियड को कंसीडर करना पड़ेगा। टर्म का इंपॉर्टेंस तभी होगा जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पीरियड के रेफरेंस में है, और वही होगा हमेशा, टेंशन मत कीजिए। ये जो फर्स्ट केस है ना, वो पूरे क्वेश्चन में मतलब कभी आने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है, मतलब कई ऐसी एग्जाम है जहां पर ये ऐसी लैंग्वेज यूज करके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा इंटरेस्ट जो है वो पीरियड के रेफरेंस में ही रहेगा, मतलब प्रोपोर्शनल टू पीरियड, और प्रोपोर्शनल टू पीरियड मतलब पर एनम ऐसे ही लिखेंगे। तो क्लियर हो गया भाई। और ये जो इंटरेस्ट है, उसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैथमेटिक्स है। अब तक जो था वो इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरेस्ट हमने पढ़ा, अब जो है वो मैथमेटिक्स ऑफ इंटरेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। और मैथमेटिक्स ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, ये सब नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब कल
बराबर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आज के डिस्कशन में आज जो हमने पढ़ा वो क्या था भाई? इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑफ इंटरेस्ट, जो कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट? नो सर। चलिए तो मैं मीटिंग एंड करता हूं, बराबर। ठीक है भाई, ओके।